नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा, अपना एमपी आप देख रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आज बुलेटिन में बड़ी खबर की। ई टेंडरिंग का मामला जैसे ही सामने आया, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। ई टेंडरिंग घोटाले की जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। कल आपने सुना था कि अधिकारी, ईओडब्ल्यू के अधिकारी कह रहे थे कि जनवरी से लेकर मार्च 2018 के बीच में यह घोटाला हुआ ई टेंडरिंग का, लेकिन अब यह दायरा बढ़ गया है। अब इसकी जांच 2018 की जगह 2014 से की जाएगी, जिसका इशारा विवेक तनखा भी कर रहे थे कि यह सालों से यह चल रहा है काम, क्योंकि इस दौरान हजारों टेंडर्स में घोटाले की आशंका जताई जा रही है। ईओडब्ल्यू के एसपी अरुण मिश्रा ने इस बारे में संबंधित विभागों से जानकारी मांगी है। इधर ईओडब्ल्यू की टीम ने आज भोपाल में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित आईटी कंपनी ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। इस कंपनी के संचालकों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और इस सॉफ्टवेयर कंपनी पर टेम्परिंग का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर ने पूछताछ में बताया कि कंपनी के डायरेक्टर विनय चौधरी, वरुण चतुर्वेदी और सुमित बोलवरकर के समय 9 टेंडर्स के अलावा कई पुराने टेंडर्स में टेम्परिंग की गई थी। ईओडब्ल्यू ने कंपनी दफ्तर से हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं और जांच तेज कर दी गई है। तो 2018 में 3 महीने के अंदर हुए 9 टेंडर्स में एफआईआर के बाद अब ईओडब्ल्यू की जांच का दायरा बढ़ गया है। इन 9 टेंडर्स के अलावा अब 3.5 लाख टेंडर जांच के दायरे में आ गए हैं। ये टेंडर 2014 से शुरू हुई ई टेंडरिंग की व्यवस्था में प्रोसेस किए गए थे। ये टेंडर 2014 से 2017 के बीच किए गए थे। भोपाल की सॉफ्टवेयर कंपनी ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की और यह कंपनी सरकार के ई टेंडरिंग पोर्टल में ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस में तकनीक और सॉफ्टवेयर के तौर पर मदद करती थी। अब ईओडब्ल्यू को शक है कि कंपनी ने पहले भी इसी तरीके से दूसरे टेंडर्स में भी घोटाला किया है। ईओडब्ल्यू एसपी अरुण मिश्रा ने न्यूज 18 को बताया कि 1-2 दिन में संबंधित विभाग से मांगी गई पुराने टेंडर्स की जानकारी भी मिल जाएगी। कंपनी जब से ई टेंडरिंग व्यवस्था से जुड़ी है उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। आशंका है कि 3.5 लाख के टेंडर्स में हजारों की संख्या में ऐसे टेंडर हैं जिसमें इसी कंपनी के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया है। मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, ईओडब्ल्यू की जांच कहां तक पहुंची है ई टेंडरिंग मामले में? प्रथम दृष्टया कुछ आईपी एड्रेसेस की जानकारी मिली थी जिनके द्वारा कि इसमें संबंधित टेंडरों में छेड़खानी की गई है। तो उनसे संबंधित कंपनी है ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन भोपाल की, उसके 3 डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद में उनके ऑफिस की भी तलाशी ली जा रही है। सिस्टम्स में जो हार्ड डिस्क हैं, जो डेटा है, उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है और इसके बाद फिर आगे की विवेचना की दिशा तय की जाएगी। इनको गिरफ्तार किया जाएगा जिन 3 लोगों से पूछताछ की? जी हाँ, इनको गिरफ्तार किया गया। सर, क्या आरोप है इन पे? किस तरीके की इन्होंने इस मामले में इनकी संलिप्तता पाई गई? इनकी संलिप्तता पूरी तरीके से है, जो तकनीकी तरीके से उसको पुष्टि की जाएगी। इसका खुलासा बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ये विवेचना का विषय है। सर, एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो 3 महीने 2018 में जनवरी से लेकर मार्च के बीच के ये टेंडर प्रोसेस हुए थे, इसके अलावा भी 2014 से ऑनलाइन टेंडरिंग की प्रोसेसिंग चल रही है। ऐसे कितने आंकड़ा निकाला होगा? कुछ टेंडर कितने होंगे? कुछ डिटेल्स भी आपने मंगाई है विभाग से? जी हाँ, सब विवरण मांगा हुआ है। मुझे लगता है 1 या 2 दिन में इस तरह का कुछ विवरण प्राप्त हो जाएगा, तब हम आपको बता पाने की स्थिति में होंगे। कितनी डिटेल मांगी, कब की मांगी, कौन से साल की? जब से ई टेंडर का प्रोसेस शुरू हुआ है तब से हमने मांगा है, और जब से ये ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन का इनके साथ में संबंध शुरू हुआ है तब से मांगा है। कितने टेंडर हो सकते हैं सर? करीब 3.5 लाख करीब, या उससे कम या उससे ज़्यादा? काफ़ी संख्या में, उसका खुलासा तो जानकारी आने के बाद ही हो सकता है। अभी फिलहाल 9 टेंडर की? जी हाँ, अभी 9 टेंडर की जांच। 9 टेंडर के अलावा भी जो तमाम टेंडर है उनकी जांच जो है ईओडब्ल्यू करेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आप समझिए ये मामला कितना गंभीर है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था इसलिए अपनाई गई थी ताकि जो डायरेक्ट टेंडरिंग होती है उसमें गड़बड़ झाला होता था, और इसलिए ई टेंडरिंग में
व्यवस्था जो अपनाई गई, यानी कि कोई गड़बड़ झाला नहीं होगा, पूरा साफ गोई से हर काम होगा, ये दावा किया गया। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, ई टेंडरिंग घोटाले का जिन बोतल से बाहर आ गया और इसके लपेटे में बीजेपी के कई दिग्गज भी आ रहे हैं। तो क्या चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? आइए देखते हैं रिपोर्ट। एकदम चुनाव के ठीक पहले ई टेंडरिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। इस घोटाले के शक के दायरे में शिवराज सिंह सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गज नेता फंसते नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे सरकार के बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। सीधे तौर पर दिखता है बदले की भावना, द्वेषपूर्ण कार्यवाही। अरे भाई, जब आयकर के छापे पड़े तो आयकर के छापे पड़े तो उनके अपने इनपुट्स के आधार पर पड़े, जो जानकारियां उनके पास थी उसके आधार पर पड़े, और उसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ मिला। आप सबके सामने वो सब कुछ है। अब सुनिए बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को, जो कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो घोटाला कैसा। घोटाला वो होता है जिसमें मनी का ट्रांजैक्शन हो। इसमें 1 रुपया भी, जो 9 केसों की एफआईआर हुई है, 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है और 1 रुपए का भी फील्ड में काम नहीं हुआ है, तो घोटाला कहां हो गया? अब इसे जरा गौर से सुनिए। नरोत्तम मिश्रा ईओडब्ल्यू को कुछ धमकाने वाले अंदाज में बोल रहे हैं कि 1-2 महीने की बात है, आराम से काम करेंगे। भाई, 1-2 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि ईओडब्ल्यू आराम से काम करे? कहीं अपने ही साथी कैलाश विजयवर्गीय की बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि ऊपर से इशारा होते ही प्रदेश में तख्ता पलट कर देंगे? तो ईओडब्ल्यू ने उल्लेख किया है राजनेताओं का, ये दबाव में किया, ऐसा मेरा मानना है, और मैं उनसे प्रार्थना भी करूंगा 1.5-2 महीने की बात है, दबाव में काम न करें। इधर जबलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश तनखा ने कहा कि ई टेंडरिंग कोई साधारण घोटाला नहीं है, बल्कि इसमें करोड़ों का खेल हुआ है। क्योंकि ई टेंडरिंग भाजपा सरकार का वन ऑफ द बिग घोटाला है। ये 3000 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 3000 है। व्यापम एक अलग टाइप का घोटाला था, ये अलग टाइप का है। चुनावी माहौल में घोटालों की सियासत जारी है, देखना होगा कि जनता इसे किस रूप में लेगी। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से प्रतीक और भोपाल से सोनिया राणा की रिपोर्ट। और दिल्ली में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधे लिए चल रहे हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। To thank millions of voters who came forward to vote despite their numerous difficulties, especially the persons with disability and senior citizens. Let me also convey my appreciation for lakhs of polling officials for carrying out the task of conducting election despite difficult terrain, weather and trying circumstances. Just give you a highlight of today's phase of polling. The notification for the first phase of Lok Sabha election was issued on March 18th. Till yesterday, notifications have been issued for first 5 phases of elections. The notification for the 6th and penultimate phase of election will be issued on April 16th. The last and 7th phase will be notified on April 22nd. All notification for all phases in the 4 states with simultaneous assembly elections have been issued. The first phase of the election spanned 91 parliamentary constituencies spread across 20 states and union territories. The size of electorate for the first phase of elections was 13.97 crores, of which the women electors were 6.87 crores. Electors of the third gender were 7771, and the persons with disability electors were over 14 lakhs. The first phase of election was conducted from 1.7 lakh polling stations across 20 states and union territories. The number of contesting candidates conveys the strength and vibrancy of the electoral system. In the first phase, a total 1,239 candidates were in the fray. Polling commenced at 7 a.m. Except at Nizamabad, which was at 8 a.m. and it closed at various time frame depending on the
places and the difficulties. It was extremely heartening to see that voters enthusiastically queuing up outside the polling station since early morning. Women also came out in a large number, and my special thanks to the person with disabilities whose participation made this election inclusive and accessible in real sense of term. Today, polling has concluded completely in as many as 10 states and union territories. These are Andhra Pradesh, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. 10 states have concluded their first phase of elections. These states are Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, West Bengal and Uttar Pradesh. 16 states and union territories are yet to begin their polling. As far as the assembly elections are concerned, the polling gets completed today for the states of Andhra Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Odisha concluded its first phase of polling for the assembly election being held simultaneously with the national elections of the parliament. The second phase of the polling for the Lok Sabha election will be held on Thursday 18th, wherein voters of 97 parliamentary constituencies in 13 states and union territories will cast their ballot. Of this, Manipur, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu would complete their electoral process by the second phase, and so in all 14 states and union territories would have completed their polling by the second phase. Now, I would like to thank all the state machinery of the poll-gone states and union territories for their hard work. Also, as I told, all the general observers, police observers, expenditure observers who had been deputed for this phase, the nodal officers of different departments who have worked to provide support to the electoral process. We would also. तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही थी। आज दिन भर वोटिंग चली और वोटिंग के बाद जिस प्रकार की लोगों का उत्साह देखा गया, उसके लिए चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले जो फेज़ होंगे चुनाव के, उसमें भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। चलिए खबर की तरफ वापस लौटते हैं। हम आपको खबर दिखा रहे थे ई टेंडरिंग घोटाले मामले की, और हमारे साथ मनोज राठौर हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। मनोज, ई टेंडरिंग की व्यवस्था इसीलिए लाई गई थी ताकि पारदर्शिता रहे, भ्रष्टाचार की कोई संभावना ही ना हो, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं कि बड़ा घोटाला और उसका रूप और बढ़ता जा रहा है। कहां 3 महीने और कहां 2014 से इसकी शुरुआत हो गई, ये कहा जा रहा है। अब जांच का दायरा और बढ़ेगा और कई सारे खुलासे होंगे। जी बिल्कुल पुनीत, बात नो टेंडर की नहीं है। इसके अलावा जो कई जो टेंडर हुए हैं 2014 के बाद ये प्रक्रिया सामने आई थी। 2014 से लेके 2017 के बीच करीब 3.5 लाख टेंडर प्रोसेस में आए हैं, और इन टेंडरों की जानकारी भी ईओडब्ल्यू ने बुलाई है। और ख़ास बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी पर छापा मारा है, उनके जो 3 पदाधिकारी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और जिनसे पूछताछ भी की जा रही है, उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, क्योंकि उनके कनेक्शन पुराने टेंडरों से भी सामने निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा घोटाला और आने वाले समय में कई बड़े खुलासे इसमें होंगे, क्योंकि जो तकनीकी जो दस्तावेज जो मिला है उसके तहत जो है आगे की कड़ियां जो है लगातार जुड़ती जा रही है। और इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने कहीं ना कहीं जो पुराने टेंडर हुए हैं 2014 से लेकर 2017 के बीच में, जब इस कंपनी को इस व्यवस्था में शामिल किया गया था सरकार ने, उस दौरान कहीं ना कहीं तमाम जो टेंडर हुए थे उसमें दखल था, जो प्रक्रिया थी ऑनलाइन उसमें मदद करने का काम ये कंपनी करती थी। ऐसे में तीनों जो पदाधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं,
उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है लगातार, और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं जिसके तहत ये पता चला है कि पुराने टेंडरों में भी इस कंपनी के जरिए घोटाले किए गए हैं। जब कंपनी के भोपाल स्थित कार्यालय में जब छापा मारा गया तो वहां पर जो कंप्यूटर के IP एड्रेस मिले हैं उन्हीं कंप्यूटर के जरिए जो है टेम्परिंग की गई थी। तो तमाम दस्तावेज जो है EOW के हाथ लगे हैं और आगे कई बड़े खुलासे इस टेंडर घोटाले में होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस पर नजर बनाए रखें आप। आयकर छापों में फंसे अश्विनी शर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया कि वो बीजेपी के शासनकाल के दौरान ही अमीर बने और पिछले 20 सालों से पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ 3 महीने में अमीर कोई बन नहीं सकता, ये वो कह रहे हैं। अश्विनी ने प्रवीण कक्कड़ से अपने पारिवारिक संबंध भी बताए हैं। अश्विनी ने कहा कि अगर हवाला का पैसा होता तो ईडी अब तक उनको गिरफ्तार कर लेती। अश्विनी ने खुद को बीजेपी की मानसिकता वाला आदमी बताया है। कार्रवाई है, उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई करी है, मैं अपने हिसाब से उनका जवाब दूंगा और जितनी भी राशि निकली है उसके ऊपर जो भी आयकर की मेरे ऊपर शास्ति की जाएगी उसका समय भुगतान करूंगा। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के? मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं। मानसिकता से पहले बीजेपी का था, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा। रेड हुई है, करोड़ों रुपए आपके घर से बरामद हुए हैं। मेरे घर से रेड में उन्होंने कोई पैसा नहीं मिला, सीमित मात्रा का पैसा, सीमित मात्रा की ज्वेलरी उनको मिली है और उन्होंने उसको इन्वेंटरी बनाकर दर्ज किया है। और जो DRI के लोग भी आए थे उनके पास, उनको भी जो भी सामान मिला है उन्होंने विधिवत दर्ज करके मुझे सब सामान वापस किया है। जंगली जानवरों की खालें और इम्पोर्टेड वाइन, गाड़ियाँ, ये शौक आपके? ये शौक तो मेरे अपने हैं, इसको लेकर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जिस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है, लगातार मेरे ऊपर कार्रवाई की है, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं मतलब कांग्रेस का आदमी हूँ। प्रवीण कक्कड़ से क्या संबंध है, क्योंकि आपका नाम जोड़ा गया है? मेरे प्रवीण कक्कड़ जी से बहुत पारिवारिक संबंध है और बहुत आत्मीय संबंध है। बीजेपी में भी होंगे कि नहीं नेताओं से? मेरा किसी पॉलिटिकल लीडर से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। प्रवीण कक्कड़ आज 11 तारीख 7 तारीख को यही साहब कह रहे थे कि मैं बीजेपी का आदमी हूं। ये भी कह रहे थे कि मैं प्रवीण कक्कड़ साहब को नहीं जानता। आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखना चाहते हैं, लॉग ऑन कीजिए news18mpcg.com, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए /news18mp, ट्विटर हैंडल फॉलो कीजिए @news18mp और यूट्यूब चैनल हमारा है /news18mp छत्तीसगढ़।